लोजपा प्रमुख चिराग की बगावती सुर के बाद जदयू भले ही लोगों के बीच लाख दावा कर ले कि उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएंगे और जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन अब ये सब इतना आसान नहीं है। चिराग ने जिस तरीके से कल कुछ मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है, वह आम आवाम को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में बिहार विकास किया है। देखिए, बिहार में सिर्फ नली गली बनाना या हर घर जल पहुंचाना, हर घर जल तो आपने बाढ़ के माध्यम से आप पहुंचा ही रहे हैं, पर उसको आप योजना का हिस्सा नहीं मानेंगे ना। नली गली बनाना बिहार में विकास का मापदंड नहीं हो सकता। आप दुनिया तो भूल जाइए, आप देश में देखिए विकास के मापदंड क्या हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। विज्ञान का क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने तो स्पष्ट मना कर दिया कि बिहार में उद्योग कभी आ ही नहीं सकते। आपने अपने पिछले संबोधन में आपने साफ कह दिया कि इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है, पानी से घिरा हुआ इलाका। तो भैया पंजाब भी पानी से घिरा हुआ है, हरियाणा भी पानी से घिरा हुआ है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, हाँ, तो अगर इस तरीके का अगर लैंडलॉक्ड है, अगर आप इसको बोल भी रहे हैं, तो आपने उसके लिए आपने प्रयास क्या किया? लास्ट टाइम कब आपने इन्वेस्टर्स समिट की? मुझे नहीं पता। आपने कब आपने निवेशकों को बुलाया? कब आपने उनको यहाँ पे आपने रेकी करने का आपने मौका दिया? सिंगल विंडो क्लियरेंस आपने कब दिए परमिशंस के लिए? लैंड रिफॉर्म्स आपने कब बेहतर किए ताकि निवेशक आके यहाँ पे निवेश कर सकें? ये विजन की तरफ ही आप काम नहीं कर रहे हैं। बड़े गर्व के साथ जिस महादलित की बात कर नीतीश कहते हैं कि हमारी सरकार निचले पायदान पर खड़े लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा, लेकिन उनके इस बातों को काटते हुए चिराग ने कहा कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने दलितों को बांट कर रख दिया। इन्होंने राजनीतिक द्वेष को इतना ज्यादा व्यक्तिगत कर लिया, जिस तरीके से इन्होंने दलित और महादलित में इन लोगों ने बंटवारा किया और जातीयता के तौर पर और समाज को बांटने का काम। चिराग ने कहा कि यदि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आते हैं तो वह बिहार का दुर्भाग्य होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनका खाता खुल जाए यही बहुत है। मुख्यमंत्री जी अगर कोई जीरो पे ही आउट हो जाए या उसके पास वो संख्या ही ना हो या उसके पास वो आंकड़े ही ना हो, तो फिर मुख्यमंत्री कोई कैसे बन सकता है? आंकड़े भी तो होने चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से मेरे पिता की लाश पड़ी थी और उन्होंने टोका तक नहीं, यह उनका अहंकार नहीं तो और क्या है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय उनके पिता का हालचाल लेते रहे और जब उनके पिता को श्रद्धांजलि देने आए तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाने का काम किया। जब हम लोग एयरपोर्ट पर थे, एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने मेरी तरफ ना देखा ना प्रणाम। मुझे नहीं, मम्मी है वहाँ पे, पारस चाचा हैं वहाँ पे, आपके सहयोगी रहे, आपके मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया है। या फिर उसके बाद जब हम लोग विधानसभा गए, विधानसभा में जिस पोडियम पे वो लोग खड़े हुए थे, पापा का पार्थिव शरीर सामने था। मैं चाहता था कि मैं पापा के साथ जाके खड़ा रहूँ, मैं नीचे ही खड़ा था। मुख्यमंत्री ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसके बाद जब घाट पर भी हम लोग गए तो जो एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे सारे वीआईपीज़ बैठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे और दूसरी तरफ परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। मुझे संस्कारों में सिखाया गया कि बड़ों का हमेशा आदर करो। मैं उठकर गया, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने गया, हाथ जोड़े, मैंने उनको प्रणाम किया। भावनाओं पे उस वक्त मेरा संतुलन नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा सा भावुक हुआ मैं। और उसके बाद भी एक बार भी मुख्यमंत्री ना सामने आए, ना एक शब्द भी अभी तक उन्होंने, पापा के जाने के बाद एक शब्द उन्होंने मुझसे, कोई भी बातचीत नहीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी देर तक उस दिन घर पर मेरे कंधे पर हाथ रखकर इतनी देर तक और निरंतरता में वो मेरे साथ रहे। पापा जब से अस्पताल में थे तब से कोई दिन ऐसा नहीं है रोहित जब उन्होंने दिन में 2 बार मुझे फ़ोन नहीं किया। और पापा का हालचाल पूछना तो था ही, साथ ही में वो मुझे जानकारी देते थे कि उनकी डॉक्टर से ये बात हुई है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, वो खुद मुझे उसकी जानकारी भी देते थे। इस चुनाव में प्रधानमंत्री के पोस्टर नहीं लगाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनके दिल में हैं और जो दिल में होते हैं उनकी तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती है। मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। आपको डर है ना, आप बार बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरीके के बयान आप दिलवाते हैं कि तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करें। मैं कहाँ कर रहा हूँ? कौन से बैनर, होर्डिंग, पोस्टर कहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है, दिल में है मेरे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि आज जो गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था। तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका रही, उसमें जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की हर एक सीट हम लोग को हराने का उन लोगों ने प्रयास किया। मेरी लोकसभा में अगर का मैं जिक्र करूं, कोई उनका पूर्व मंत्री, कोई उनका विधायक, कोई उनका संभावित भविष्य का प्रत्याशी, कोई उनका नेता, कोई उनका जिला अध्यक्ष, कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया हो। सेम यही सिचुएशन कॉपी पेस्ट थी हाजीपुर में, यही बात हो रही थी खगड़िया की हमारी सीट पर, जब उनके परबत्ता के जब विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे, या यहाँ पर मेरी लोकसभा में जब उनके शेखपुरा के विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे। तो
कोई हम लोग की लोकसभा ऐसी नहीं थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका विधायक जो भी चुनावी मैदान में हैं, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को समर्थन करेंगे। बिहार में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा, समर्थन मेरा दिल से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। जो आदर है मेरा प्रधानमंत्री जी के प्रति, आज भी मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि जो भी मेरा जीता हुआ विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 10 नवंबर के बाद बनाएगा बिहार में। चिराग ने कहा कि हाल ही में उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से कई बार बात की, लेकिन एक बार भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। मेरी 4 बार मेरी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, 2 बार मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई, सामने बैठकर एक बार सीटों की संख्या पे चर्चा नहीं हुई। हाँ, मुझे फ़ोन के माध्यम से मुझे ज़रूर कुछ 15 या 20 सीटों का इस तरीके का ऑफर मैं ज़रूर सुन रहा था, एक बार सीटों की चर्चा हम लोग की नहीं हुई। चिराग ने कहा कि पिछले साल जब राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए उनके पिता रामविलास ने नीतीश कुमार को साथ आने का आग्रह किया तो उन्होंने घमंड दिखाया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके रहमो करम पर राज्यसभा की सीटें मिली। अब पापा लौटा दिए हैं, जिन्हें मन करे उन्हें राज्यसभा भेज दें। फिर पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप विधानसभा आप साथ में चलिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ और ना नामांकन में वो साथ में आए। बाद में ज़रूर अपनी गाड़ी से आए, तब तक मुहूर्त का समय और जो हम लोग चाहते थे वो सब बीत गया था। उसके बाद जिस तरीके से उस दिन प्रेस वार्ता में भी उन्होंने इस बात को बोला कि आज अगर वो राज्यसभा में बैठे हैं तो वो अपने दम पर बैठे हैं क्या, 2 विधायक से क्या वो राज्यसभा चले जाते। मतलब जो व्यक्ति 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता हो और उसमें से 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन, उस व्यक्ति को आप एक राज्यसभा की आप वो दिखा रहे हैं कि आपकी वजह से वो राज्यसभा गया हुआ है। दे दिया उन्होंने अब अपना राज्यसभा वापस। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी राज्यसभा में भेजना चाहे वो सौंप के चले गए उनको राज्यसभा की सीट। निश्चित तौर पर जिस बिहार के विकास की बात कर राज्य के लोगों ने नीतीश को सत्ता सौंपा था, आज वह धरातल पर नहीं उतर पाया। शिक्षक की बहाली हुई, लेकिन शिक्षा का स्तर गर्त में चला गया। लोगों के घर तक नल तो पहुंचा, लेकिन इस नाम पर खूब लूट खसोट हुई। 15 वर्षों में सिर्फ नियोजित बहाली के नाम पर लोगों को ठगते रहे। यदि चिराग ने विकास का मुद्दा उठाया है तो इसमें गलत क्या है? खैर, अब जनता के हाथों में ही निर्णय है। कुछ दिनों में उनका फैसला भी आ जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जदयू के लिए इस बार का राह उतना आसान नहीं है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।